हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अपनी यहाँ करंट अफेयर की जो वीकली क्लासेज होती हैं ट्यूसडे से ट्यूसडे को, वो क्लास अपन यहाँ कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि पिछले वीक में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सब इसमें हम कवर करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही होगी। पसंद नहीं भी आ रही है फिर भी आप इसको बार बार देखो। जो आपकी वीकली करंट अफेयर की क्लासेज है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर से जब तक आप खुद को नहीं देख पाओगे, खुद उससे रिलेट नहीं हो पाओगे ना, तब तक आप कोई भी एग्जाम है उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो चाहे आपको ये क्लासेज पसंद आ रही है, चाहे आपको ये क्लासेज पसंद नहीं आ रही है, पर आपको जो भी सवाल दिया है, सवाल के साथ एक्सप्लेनेशन आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, वो याद करना ही है। क्यों? एग्जाम में इनमें से सवाल आने ही आने हैं। हम कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, या जो भी है आपका बेसिक, आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पर उसमें करंट अफेयर के सवाल है वो आने ही हैं। और यहाँ मैं जो आपके लिए ये जो सवाल बना के ला रही हूँ, 25 सवाल जो बनाती हूँ वो सूजत से बना रही हूँ, ठीक है। और जो भारत का जो भी है PIB अदर जो सोर्स हैं वहाँ से ले रही हूँ। तो ये इनमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो फालतू सवाल हो, आप ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ रहे हो, वो नहीं है। ये वो सवाल है जो आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं आज की क्लास फिर से स्टार्ट। प्रदेश का पहला, अपने प्रदेश का मतलब राजस्थान का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान जो जिसका नाम है राजस्थान महिला निधि, इसकी शुरुआत कितनी राशि से की गई है? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि बजट घोषणा हुई थी, उसमें ये घोषणा की थी कि राजस्थान में एक महिला निधि की स्थापना की जाएगी। अब वो महिला निधि स्थापित कर रहे हैं, तो वो अपना देश राजस्थान का तो हो गया पहला, और देश का हो गया वो तीसरा महिला वित्तीय संस्थान राजस्थान महिला निधि। इसकी शुरुआत कितनी राशि से की गई है? 25 करोड़, 50 करोड़, 110 करोड़ या 150 करोड़? तो ये है दोस्तों 50 करोड़। 50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ एक महिला वित्तीय निधि स्थापित की जाएगी, ताकि महिलाओं को उस निधि के माध्यम से लोन है वो अवेलेबल करवाया जा सके। तो उनके जो भी उनके उद्यमशील है या उनको जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई इनोवेशन है, उसमें उनकी सहायता की जा सके। तो ये अपने प्रदेश का राजस्थान का पहला ऐसा होगा और देश का तीसरा होगा, क्योंकि तेलंगाना में ऑलरेडी है ऐसा निधि, तेलंगाना सरकार ने पहले से बना रखी है। अब राजस्थान सरकार जो ये महिला निधि है इसको स्थापित कर रही है, इस संस्थान को, वो इसी तेलंगाना राज्य जो इसकी महिला निधि है उसी तर्ज पर स्थापित करने जा रही है। अब देखते हैं इसका क्या है आगे। देखो, प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान राजस्थान महिला निधि के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और स्त्री निधि तेलंगाना, इन दोनों के बीच MOU हुआ है। किसके बीच? एक तो अपना राजस्थान जो ग्रामीण आजीविका विकास परिषद क्या है कि जो राज्य सरकार की जो भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाएं हैं उनका एक प्रारूप तैयार करने के लिए जयपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एक काउंसिल है, उसकी स्थापना की गई है। तो इसको नोडल एजेंसी बनाया है इसका, और स्त्री निधि जो तेलंगाना है क्योंकि इसकी तर्ज पर होगी, तो इन दोनों के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। इसकी स्थापना मैंने पहले ही बता दिया, तेलंगाना की तर्ज पर की जाएगी। महिला निधि को प्रथम वर्ष, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो प्रथम वर्ष 15 जिलों में आरंभ किया जाएगा। राजस्थान में टोटल कितने जिले हैं सबको पता है? 33, ठीक है। इसमें से पहले साल ये बोला है कि ये निधि जो स्थापित की जाएगी, इसके अलग अलग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, वो 15 जिलों में किया जाएगा, जिसमें से सर्वप्रथम 6 जिले कौन कौन से? करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो पेपर में ये आ सकता है आपके कि जो राजस्थान महिला निधि है वो प्रारंभिक 6 जिले हैं, उनमें इसकी शुरुआत की जाएगी। निम्न में से कौन सा जिला इसमें से शामिल नहीं है, या आपको पेयर में दे देंगे कि करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर, और 2 अलग से दे देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से ये मांग की है कि इसके लिए भैया हमको 110 करोड़ रुपए अनुदान दो आप, ठीक है।
तो खुद राज्य सरकार 50 करोड़ रुपए लगाएगी और भारत सरकार से 110 करोड़ रुपए की डिमांड की है। अगला सवाल क्या है, हर घर जल कनेक्शन से जुड़े 100% गांव राजस्थान के कौन से जिले में है? हर घर जल कनेक्शन योजना, हर घर नल योजना, ये हमने पहले डिस्कस किया था, भारत सरकार की योजना है जिसमें ये बोला है कि 2024 तक हर घर में नल के थ्रू यानी पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचाया जाएगा, पीने का पानी। ठीक है, तो उसमें हर घर जल कनेक्शन से जुड़े अगर राजस्थान में देखें तो ऐसा कौन सा अपना जिला हो गया जहाँ 100% गांव राजस्थान के हैं वो इससे कनेक्ट हो चुके हैं, तो वो है अपना गंगानगर जिला। ठीक है, गंगानगर में अब इस हर घर जल कनेक्शन है इससे जुड़े 100% गांव, जो जितने भी गांव हैं वो इससे जल नल के थ्रू जुड़ चुके हैं। ओके, 100% हर घर कनेक्शन से जुड़े सर्वाधिक गांव कहाँ है दोस्तों? गंगानगर जिले में। दूसरा स्थान, अब दूसरा स्थान बोल दे तो कहाँ है? नागौर में। 100%, 100% तो हो गया गंगानगर। अगर आपको दूसरा स्थान पूछ ले तो वो नागौर जिले में सबसे ज्यादा गांव ऐसे हैं। राजस्थान के सभी 33 जिलों में बुधवार को ग्राम सभा का विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें जो गांव 100% जल कनेक्शन से जुड़ चुके हैं उन्हें हर घर जल विलेज प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये राज्य सरकार ने अभी गंगानगर तो बता दिया, अभी 100% हो गया। अब ये बोला राज्य सरकार ने कि भाई इतना अच्छा काम कर रही है तो इनको क्या है, जो भी गांव ऐसे सभी टोटल 33 जो अपने जिले हैं उनमें ये ग्राम सभा को ये बोला है कि आप जो भी गांव, जिस गांव में ये 100% हो गया है उनको आप एक प्रमाण पत्र प्रदान करो ताकि उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण कहाँ प्रस्थापित किया गया है? तो वो मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण है तो कहाँ है ये अपना गुजरात में स्थापित किया गया है। चलो अगला सवाल देखते हैं। 36वां, वहां पे लगाया नहीं, वहां कर दिया। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? अपने जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उसमें सारे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होती हैं वो आयोजित किए जाते हैं। तो अब ये संख्या हो गई अपनी 36वीं, याद रखनी है हमको। तो ये राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। ये सीधा सीधा सवाल आपके लिए आ सकता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो वो होगा आपका गुजरात। देखो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा कब? 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में किया जाएगा, जिसमें सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होंगे। इसमें देखो खेल कितने, मैंने बताया ना, कुल 36 खेल शामिल होते हैं। ये तो हो गया कि 36वां राष्ट्रीय खेल हो गया अपना। कहाँ होने हैं तो हम बता देंगे भाई, गुजरात में होने हैं। टोटल जो खेल होते हैं उसमें कितने खेल शामिल किए जाते हैं, ये आ जाए कितने खेलों की संख्या कितनी है, तो 36 खेल होते हैं जो राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में सर्वाधिक है। ये इनकी संख्या घटती बढ़ती जाती है, घटती नहीं है बढ़ती है। ये देखते हैं कि हाँ कोई ऐसा खेल जो राष्ट्रीय खेल को प्रतियोगिता है उसमें इसको शामिल कर सकते हैं। तो अब की बार इन खेलों की संख्या हो गई अपनी 36। इन खेलों के लिए ध्येय वाक्य क्या है? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। इस साल योगासन और मल्लखंभ को खेलों की सूची में जोड़ा गया है। देखो मैंने बताया ना, पहले 34 थे, अब 2 और जोड़ दिए। कौन कौन से नए? योगासन होगा एक मल्लखंभ होगा, इनको नए खेलों की सूची में जोड़ा है। इस प्रकार ये भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देगा। उद्घाटन समारोह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए एक लोगो भी लॉन्च किया है। लोगो में गुजरात के 2 स्थायी और गौरवपूर्ण प्रतीक कौन कौन से? एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अब आपको ये पूछ ले स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है, तो वो है अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता के लिए। और एकता के लिए सरदार पटेल साहब ने क्या किया था? पूरे जो देशी राज्य थे स्वतंत्रता के बाद उनका एकीकरण किया था, तो स्टेच्यू पूरे भारत को एक किया था। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? अपनी गुजरात में है। किसको समर्पित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो एक तो स्टेच्यू ऑफ जो यूनिटी है उसको लोगो बनाया है, और एक गिर एशियाई शेर, क्योंकि ये भी गुजरात में पाए जाते हैं। सबसे गिर एशियाई अगर शेर बोल दे कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। इनको दर्शाया गया है उस लोगो में। राष्ट्रीय खेलों का अंतिम संस्करण वर्ष 2015 में
केरल में आयोजित किया गया था। जो पिछला हुआ था 35वां, वो केरल में हुआ था। राष्ट्रीय खेलों का 2022 संस्करण 7 वर्ष के अंतराल पर, ओबियसली 2015 से 2022, तो 7 सालों बाद हो रहा है। तो इसमें सवाल आपके पक्का आ सकता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो हमने बता दिया गुजरात में। इसमें टोटल कितने खेल होंगे, तो 36 खेल होंगे। जो नए खेल जुड़े हैं वो कौन कौन से होंगे, तो होंगे अपना योगासन और मल्लखंब। ओके, बाकी और देख लेना आप जो भी है ना। अगला है स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो स्वदेश दर्शन योजना सबसे पहले याद करो, ये है भारत सरकार की योजना दोस्तों। स्वदेश दर्शन योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें जो भी पर्यटन स्थल है भारत के उनका विकास किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत 2014, 16, 20, 22, तो ये आपका राइट आंसर होगा 2014। आप ये सोचोगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हो फिर आप, ये इस वजह से क्योंकि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 अभी इसकी शुरुआत हुई है नई, तो वो देखेंगे हम। ये तो स्वदेश दर्शन आपकी 2014 आ गई। इसे वर्ष 2014-15 में पर्यटन सर्किट के विकास के लिए शुरू किया गया था, जिसने ये बोला कि हम देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र, जैसे बुद्धा का अगर कोई है, भगवान बुद्ध से संबंधित जो स्थल है उनके लिए बुद्धा सर्किट हो गया, कृष्ण से संबंधित है उनके लिए कृष्ण सर्किट। अगर अपना देख लो, जैसे डुंडाड़ क्षेत्र है तो हो सकता है स्थानीय जो भौगोलिक क्षेत्र है उनको बढ़ावा देने के लिए डुंडाड़ सर्किट। इस तरह से अलग अलग पूरे देखें तो देश भर में 15 सर्किट थे, कौन से, पर्यटन के क्षेत्र में, वो विकसित किए जाएंगे। इसमें यह था, यह केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है, क्योंकि ये सेंट्रल स्कीम है। ओके, हाल ही में सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य गंतव्य पर स्थायी और बुनियादी ढांचे का विकास करना है। अब सरकार ने एक अगला स्टेप लिया है कि ठीक है, हम पर्यटन सर्किट बनाएंगे, पर उनके साथ साथ वहाँ उस क्षेत्र में अवसंरचना है उसका विकास भी करेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म इसको हम बढ़ावा दे सके। तो स्थायी और बुनियादी जो ढांचा है उसका विकास करना। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ये सवाल पहले याद नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर आरएस प्रीलिम्स में ये आ गया आपके, फिर से आ सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही चर्चा में रहती है। अपने बाघ प्रोजेक्ट टाइगर तो हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो ये आ गया कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी भारत में, तो 1970, 1971, 1972, 1973। तो याद रखना दोस्तों, 1973 में भारत में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, क्योंकि जो टाइगर है वो सबको पता है बाघ अपना राष्ट्रीय पशु है, उसकी निरंतर गिरावट होती जा रही थी, उनकी संख्या घटती जा रही थी, तो उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1973 में। ओके, 1973 में बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। भारत में सर्वाधिक बाघ, ये सवाल आ जाए तो बता देना आप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। मैं अब इस वजह से आपको ये बता रही हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर अभी क्यों, मतलब क्या है इसका अभी पढ़ाने का। तो नंबर 1 तो कि ये इतना अच्छा सवाल है कि कभी भी आ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1973। अभी पिछले दिनों क्या गई, 29 जुलाई गई है ना। तो उस 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ओके, तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। कब, 2010 में रूस में वे सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था, उसमें यह इस दिवस की शुरुआत की थी कि दुनिया में बाघों की आबादी है उसको भैया अब दुगुना करो, क्योंकि जो बाघ है वो निरंतर उनकी संख्या है वो घटती जा रही है। तो इस वजह से ये सवाल बना लिया, चर्चा में रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है, 29 जुलाई। ये आपके आए या ना आए, पर ये पक्का सवाल आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत कब की गई थी भारत में, तो 1973। और एक बार अगर आप याद कर लोगे तो ये स्टैटिक सवाल भी है और आपके करंट में भी तो कंटिन्यू रहना ही है। ठीक है, अब नंदघर योजना निम्न में से क्या है, ये बहुत चर्चा में है। तो नंदघर योजना निम्न में से क्या है, राज्य सरकार के। सबसे पहले याद करो कि नंदघर को किस केंद्र की योजना है या राज्य की, तो ये अपनी राज्य सरकार की योजना है। आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करना, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकसित सेंटर,
स्थापित करना, या फिर अनाथ बच्चों के लिए आवास योजना है। तो नंद घर योजना है, आंगनबाड़ी केंद्र है उसको नंद घर के रूप में विकसित करना। नंद घर यानी उनको थोड़ा अपग्रेड करना। जो भी आंगनबाड़ी सेंटर है सबको बताएं कि उसमें बच्चों के जो प्राथमिक शिक्षा है, प्री प्राइमरी शिक्षा या फिर उनके पोषण स्वास्थ्य से संबंधित, तो उनको बेहतर करने के लिए आंगनबाड़ी सेंटर होते हैं। अब इन आंगनबाड़ी सेंटरों को नाम दे दिया नंद घर, यानी नंद घर की तरह उनका बहुत अच्छे तरीके से जो आधारभूत ढांचा है अब होने से, अब नाम आंगनबाड़ी केंद्र होने से क्या हुआ, कई जगह ऐसी है जहाँ आंगनबाड़ी सेंटर है भी नहीं। अगर है भी तो उनकी जो उनका आधारभूत ढांचा है या उनकी जो स्थिति है वो बहुत सही नहीं है। तो उनको अब सरकार ये चाहती है कि भैया इनको करो अपग्रेड। अब नाम दे दिया इनका नंद घर, और कौन सी जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं जहाँ भी हैं। तो राज्य सरकार अब ये स्टेप बजट में इसकी घोषणा की थी और अब इनको विकसित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य सरकार की 25,000 है, देखो आंगनबाड़ी केंद्र है, उनको नंदघर के रूप में विकसित करने की योजना है। इस योजना के तहत चयनित आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उसमें भवन है उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। एलईडी प्रोजेक्टर लगाओ ताकि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सही चीज़ें सिखा सकें। पानी का शुद्धिकरण यंत्र सहित कई कार्य किए जाएंगे। महिला बाल विकास विभाग है वो उसका नोडल विभाग है। अब ये सबको पता नहीं होता पर मैं बता दूं, आंगनबाड़ी सेंटर है उनका नोडल विभाग होता है अपना महिला एवं बाल विकास विभाग होता है। इनका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है सीडीपीओ। तो वो आंगनबाड़ी सेंटर है उसमें कैसे काम चल रहा है, बच्चों को सही तरीके से खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, मिड डे मील कार्यक्रम है वो सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा, तो वो सब अपना ये देखते हैं। तो अब महिला बाल विकास विभाग यही इसका नोडल विभाग रहेगा। बस ये है कि जो भी भवन है उनमें अगर पानी की प्रॉब्लम है या जो टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, जिस तरीके की खाना सही तरीके से नहीं आ रहा तो उनको अपग्रेड करो। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया यहाँ नंद घर योजना, तो इतना ज़्यादा कोई टिपिकल सवाल नहीं है ये, पर हमारे माइंड में होना चाहिए, हमें ध्यान होना चाहिए कि नंद घर का मतलब आंगनबाड़ी जो सेंटर है उन्हीं को अपग्रेड करना है। किस जिला प्रशासन द्वारा राजकीय विद्यालयों में बिजली पहुंचाने के लिए अभियान उजास शुरू किया गया? अब अभियान उजास से नाम तो पता चल गया हमको कि उजास करना है भैया, क्योंकि राजकीय विद्यालयों में बिजली नहीं है तो वहाँ बिजली पहुंचाओ। तो धौलपुर, अलवर, भरतपुर या सवाई माधोपुर, याद रखना दोस्तों अलवर। अभियान उजास का संबंध किससे है? आजकल जिला स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अभियान उजास है अलवर। जो जिला कलेक्टर हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम समय समय पर एक इनोवेशन के तहत स्टार्ट किए जाते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि कौन सा जिला प्रशासन है जो किस तरीके के कार्यक्रम ये चला रहा है। तो अभियान उजास का संबंध है अलवर जिला प्रशासन से। राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी है जहां पर बिजली की संपूर्ण लाइन अंडरग्राउंड बिछाई जाएगी? बिछाई जाएगी नहीं, बिछाई गई है। ठीक है, तो ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी है? झोंपड़ा, निम्बड़ी या मांडल या निभाड़ा? तो इसका राइट आंसर है मांडल। जो ग्राम पंचायत है तो वहाँ बिजली की जो भी तार है वो सब अंडरग्राउंड है। ठीक है, ताकि ये कहाँ है अपनी मांडल? भीलवाड़ा जिले की मांडल प्रदेश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ बिजली की संपूर्ण लाइन अंडरग्राउंड बिछाई जाएगी। तो ये सवाल है राज्य सरकार का है, बहुत ही नया इनोवेशन है। अब सरकार क्या है, पता क्या है, ये इस वजह से चर्चा में नहीं रहते कि ये ग्राम पंचायत हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ना पड़ता है ये ऐसी चीज़ें क्योंकि बहुत ही इनोवेटिव स्टेप है ये। अब राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्यों ना संपूर्ण राज्य में इस तरीके की हम व्यवस्था करें। ठीक है, तो ये चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है, आप याद रखना मांडल ग्राम पंचायत है। राजस्थान की सशक्त महिला के गौरव का उत्सव महिला समानता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? 15 अगस्त, 26 अगस्त, 2 अक्टूबर या 15 अक्टूबर? इसका राइट आंसर होगा 26 अगस्त को। राजस्थान ऐसे भी सशक्त कोई महिला है, सशक्त है, तो सशक्त महिला के गौरव का उत्सव मनाएगी राज्य सरकार महिला समानता दिवस। राज्य सरकार ने ये कहा है कि महिला है हर क्षेत्र में अपना एम्पावरमेंट दिखा रही है, तो महिला समानता दिवस मनाएंगे हम किसको? 26 अगस्त को। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया है? याद कर लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया गया है? रघुराम राजन, इंद्रमीत गिल, उर्जित पटेल
या गीता गोपीनाथन। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत गिल है, वो भारत के अर्थशास्त्री हैं जिसको वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री अभी हाल ही में घोषित किया गया, बहुत सालों बाद बनाया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। इंद्रमीत गिल की नियुक्ति 1 सितंबर 2022 को होगी। अभी सितंबर में होगा, अगस्त का महीना चल रहा है अभी। ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। उनसे पहले कौशिक बसु थे। ये बसु साहब भी 2012 से 16 तक वर्ल्ड बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री की सेवा दी थी। विश्व बैंक एक अब विश्व है क्या, वर्ल्ड बैंक क्या, ये देख लेते हैं हम। अब ये तो हमने देख लिया कि जो इंद्रजीत गिल साहब है वो सेवा देंगे, पर है क्या वर्ल्ड बैंक? एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कम आय और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों की परियोजनाएं शुरू करने के लिए ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है। पुनर्निर्माण विकास बैंक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्लस IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। वर्ल्ड बैंक क्या है दोस्तों? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो पूरी दुनिया के सामने ये प्रॉब्लम थी कि एक तो हम शांति स्थापित करें ताकि इस वॉर को रोक सके किसी तरीके से। तो उसके लिए तो सब मान गए कि ठीक है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की एक संस्था जिस सबको पता है वो आई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब क्या हुआ कि शांति तो स्थापित हो गई। अब विश्व के बाद वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा गरीबी हो गई कि उसको निदान कैसे करें। तो इसके लिए सब देशों ने ये बोला कि ठीक है, हम क्या करेंगे, एक वर्ल्ड बैंक नाम की संस्था बनाएंगे। वर्ल्ड बैंक होगी जो गरीब आय वाले या मध्यम निम्न आय वाले जो भी देश हैं उनको ऋण प्रदान करने का काम करेगी ताकि उनका पुनर्विकास कर सके वो। ठीक है, इसके अलावा IMF जो पूरे वर्ल्ड है उसका क्या कहें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो जो हमारे देश की मुद्राएं अन्य देशों की जो भी मुद्राएं हैं उनमें एक तरीके से स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, तो वो काम ये संस्था करती है। एक है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो ये देखती है कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रहा है वो जो नियम रेगुलेशन बनाती हैं उन नियमों के तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं गलत जो नीति अपने हित के लिए गलत नीति के तहत तो अपना जो ट्रेड है वो नहीं हो रहा, तो वो देखती है। तो इसी के तहत वर्ल्ड बैंक आया ताकि वर्ल्ड में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो गरीबी थी उस गरीबी को हटाने के लिए सभी जो भी विकसित देश थे, जो सशक्त देश थे, उन लोगों ने बोला भी हम मिलके एक ऐसी संस्था बनाए ताकि जो निम्न आय वाले या मध्यम आय वाले जो भी देश हैं उनका हम पुनर्विकास कर सके। तो इसके तहत पूरी 5 संस्थाएं हैं दोस्तों फिलहाल जो काम करती है। ये 5 संस्थाओं का एक ग्रुप है। ठीक है, इसमें 5 ग्रुप की एक संस्था है ये अपनी है जो अलग अलग क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक के तहत काम करती हैं। पर हम वर्ल्ड बैंक किसको बोलते हैं, वो IBRD प्लस IDA, ये 5 में से 2 संस्था है, इसको हम सामूहिक रूप से वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। वैसे इसमें वर्ल्ड बैंक 5 ग्रुप की एक संस्था है, याद रखना। ठीक है, तो ये ऋण देने का काम करती है, एक तो अपने IBRD प्लस एक अपनी IDA, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये जो भी मध्यम आय या कम आय वाली सरकार है उनको अगर ऋण कम दर पर ऋण देना है या अनुदान देना है तो वो कार्य अपना वर्ल्ड बैंक करता है। ओके, अब राष्ट्रमंडल खेल है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे रोज, हर दिन राष्ट्रमंडल खेल आ रहे हैं, उसमें से गोल्ड मेडलिस्ट किसी क्षेत्र में गोल्ड कोई जीत रहा है, कोई सिल्वर मेडल जीत रहा है, वो सब हम एक साथ याद करेंगे। ये कभी मत देखो, हर दिन पेपर बनाओ, पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ने के बाद उसके सवाल बनाओ तो आपको याद रह जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल का नेतृत्व निम्न में किस खिलाड़ी द्वारा किया गया? PV सिंधु, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा या लवलीना? तो इसका राइट आंसर है PV सिंधु, जो भारत की बैडमिंटन स्टार है। उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रमंडल खेल है उसमें भारतीय दल का नेतृत्व किया था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु भारतीय दल का नेतृत्व करेगी नहीं, कर दिया क्योंकि अब स्टार्ट हो गए हैं। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हुए, इंग्लैंड में भी सबको पता है बर्मिंघम में चल रही है। इसका उद्घाटन समारोह है
समारोह है बर्मिंघम में हुआ। पहले राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में था, 1930 में हुए थे। तो ये राष्ट्रमंडल खेल है, हर 4 साल में किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ क्या थे कि जो भी ऐसे देश जो ब्रिटिश पहले क्या था, साम्राज्यवाद था, उसमें ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन के जो अधीन देश थे वो क्या हुए, कालांतर में जाके उन्होंने एक संस्था बना दी कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो उस कॉमनवेल्थ के सदस्य बन गए। तो जो भी जहाँ पर पहले ब्रिटिश साम्राज्य का राज था वो देश, उन देशों को एक करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये देश संप्रभु नहीं है, अब बिल्कुल संप्रभु है, पर उनको इकट्ठा किया एक संस्था के रूप में। उस संस्था को नाम दिया राष्ट्रमंडल। और यही जो देश है वो सब क्या होती है, इस राष्ट्रमंडल जो गेम होते हैं, जब भी देखो इनकी शुरुआत कब हो गई थी, 1930 से शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम कहाँ में थे? हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। वर्ष 1930 से हर 4 वर्ष बाद अपने राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, सिर्फ 2 जो छोड़ के। अब क्योंकि चल रहे हैं तो आपके कभी भी सवाल बन सकता है, कब नहीं हुए, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसकी वजह से एक तो 1942 को और 1946 को, इन 2 सालों यानी 2 टर्म्स 42 और 46, 2 को छोड़ के बाकी 1930 से कंटिन्यू अपने क्या हो रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं। वर्तमान में भारतीय दल में देखें, उनका नेतृत्व तो किया था बैडमिंटन स्टार है अपनी पीवी सिंधु। अब इस भारतीय दल में कितने 215 सदस्यों का दल गया है और वो 16 प्रतिस्पर्धा है उसमें भाग लेंगे। ये मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि 2018 के बाद अब क्या चल रहा है अपना 2022, तो अपने राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं। और राष्ट्रमंडल खेल प्रीलिम्स में तो सवाल आने ही आने हैं। आरएस प्रीलिम्स तो आप मान के चलो कि अब जो भी प्रतिस्पर्धा हो रही है खेल से संबंधित उसमें से सवाल आने हैं। पर आरएस मेंस का देखना दोस्तों, जो अपना 3rd पेपर है उसमें खेल योगा है, एक छोटी सी यूनिट है अपनी खेल एवं योगा, उस खेल में है अपना क्लियर दिवा क्या, राष्ट्रमंडल खेल। अब नवीनतम हो रहे हैं तो हम नवीनतम जो राष्ट्रमंडल खेल है उस पर पूरा फोकस रखना है, पूरा ध्यान रखना है। पर साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इनकी शुरुआत कब हुई थी, कौन से साल थे जिसमें राष्ट्रमंडल खेल नहीं हुए थे। देखो कोई भी चीज़ याद करने का तरीका सबसे अच्छा यही होता है कि हम उसकी हिस्ट्री जानें कि कब इसकी शुरुआत हुई, कब ये खेल नहीं हुए, कौन से ऐसे स्टार थे पीछे जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में जीत रखा है। पर आपको फिलहाल याद रखना है क्योंकि ये नवीनतम हो रहे हैं। तो अब जो आपका पेपर होगा उसमें 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में किसने क्या जीता उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। 2022 के हर एक जो रजत पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता या कांस्य पदक विजेता या कुछ और उपलब्धि हो तो वो सब हमको टू द पॉइंट ध्यान में रखनी है ताकि आरएस मेंस प्लस प्रीलिम्स हम साथ में कवर कर पाए। ठीक है, अगला सवाल क्या है, आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप, महिला एक दिवसीय वर्ल्ड कप होगा 2025 में, इसकी मेजबानी निम्न में किस देश को दी जाएगी, दे दी गई है। तो 2025 में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपना भारत। जो आईसीसी की महिला एक दिवसीय वर्ल्ड कप होगा 2025 का वो कहाँ किया जाएगा, भारत में, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार भारत वर्ष 2025 के आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। मेजबान देश का चयन कौन करता है, आईसीसी उप समिति की देखरेख में संचालित एक बोली प्रक्रिया होती है उसके तहत किया गया है। तो ये कंटिन्यू करते हैं, 24 का कहाँ होगा, 25 का कहाँ होगा, 26 का कहाँ होगा और 27 का कहाँ होगा, 4 साल का। उसमें भारत के लिए जो आया है वो 2025 आया है कि जो वर्ल्ड कप होगा 2025 का महिला एक दिवसीय वो होगा अपना इंडिया में। ओके, अब साथ में बात कर लेते हैं भारतीय, ये भी चर्चा मेरा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, सबको पता है बीसीसीआई, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो ये कपिल देव, जहीर खान, सौरव गांगुली या सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष है सौरव गांगुली। पुराने हैं, कोई आज से इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, बट ये चर्चा में थे तो सवाल बनाना जरूरी है। वर्तमान में सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष है। अब मैं बीसीसीआई के बारे में आपको बता दूं, कभी भी सवाल आ सकता है कि इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या है। देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देश में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है।
बोर्ड तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण संस्था है। तो बीसीसीआई सिंपल सा सवाल है, यूपीएससी में ये सवाल आया हुआ है तो आरपीएससी भी कभी ना कभी आपसे पूछ सकती है। पर हम क्या है, हम ध्यान रखेंगे पहले से भैया कि तमिलनाडु किसके तहत, तो इस बीसीसीआई का गठन हुआ है तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, दिसंबर 1928 में। यह राज्य क्रिकेट संघों का संघ है तथा राज्य संघों के प्रतिनिधि निर्धारित समय पर बीसीसीआई के अधिकारियों का चुनाव करते हैं। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट को पोषित करता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की भागीदारी सुनिश्चित करता है। और बोर्ड का बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। ठीक है, ये बीसीसीआई का, यही नहीं आपको आरएस मेंस में भी इतनी जानकारी तो एटलीस्ट होनी चाहिए क्योंकि वहां भी आपके खेल निकाय दिए हुए हैं। ये भी चर्चा में रहा है, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो पहले हमने सवाल किया था जब रामसर स्थलों की संख्या कम थी, पर इसी को तो करंट बोलते हैं ना, हर दिन अपडेट रहो। अब बढ़ गए अपने रामसर स्थल फिर से, तो कितनी है वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या, 48, 49, 50 या 54। तो याद रखना ये 54 हो गई है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थल है उनकी संख्या कितनी है, 54। ठीक है, रामसर क्या है, ईरान का एक शहर है दोस्तों रामसर। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि भारत में या पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड्स थी तो उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। तो उनको बचाने के लिए, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, तो उनको बचाने के लिए ईरान के शहर था एक रामसर शहर। वहाँ पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऐसी जगह हम देखेंगे हर देश में जहाँ पर हमें ये लगेगा कि ये सेंसिटिव एरिया है, ये जो वेटलैंड है ये सेंसिटिव है, तो उसको क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे और फिर उसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। वही है आपका रामसर स्थल। और वर्तमान में भारत में इसके कितने स्थल हो गए, 54 नए जुड़े हैं। भारत के 5 नई आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स है, उनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने के साथ ही रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 54। कौन कौन सी है देखो, तमिलनाडु से भी है, एक तो मिजोरम से भी है और मध्य प्रदेश से भी है। मध्य प्रदेश, मिजोरम और तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से कितनी हुई है, 3 आर्द्र भूमि। कौन कौन सी, करिकिल्ली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव। अब आपके ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी है जो कौन से राज्य में है, या तो ये बता दी। तो तमिलनाडु में करिकिल्ली, पल्लीकरनी मार्स रिजर्व या पिचवरम। मिजोरम से एक है पाला आर्द्र भूमि। तो पाला आर्द्र भूमि निम्न में से किस राज्य में है, पाला आर्द्र भूमि। तो हमने यहाँ देख लिया ना। अब ये नहीं कि आपको 54 की 54 है जो सूची है वो याद करनी है, नहीं, याद करने का तरीका ये नहीं होता कि आप वो जो 54 है वो याद करो। आप राजस्थान से हो, राजस्थान का पेपर दे रहे हो, हाँ यूपीएससी में अलग चीज़ है, पर राजस्थान में अगर आपके देखें तो 2 ही वेटलैंड है। तो सबसे पहले आपको राजस्थान में तो वो 2 वेटलैंड पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। सांबर और केवलादेव 2 है इन 54 में से, जो राजस्थान के जो वेटलैंड अपनी है इसमें। और अब पाला आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश से एक है साख्य सागर। अब ये पूछ ले आपको यूपीएससी आरपीएससी किसी का पेपर हो तो उसमें से जो मिलान करना आएगा वो ये आएगा, क्योंकि नवीनतम है ये। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं से सवाल उठा रहे, कहीं से नहीं उठा रहे, वो इस वजह से सवाल उठा रही है क्योंकि 5 नई लिस्टेड हुई है ये। तो हमको याद रखना है कि करिकिल्ली कहाँ है, पल्लीकरनी कहाँ है, पिचवरम कहाँ है। तीनों तमिलनाडु से है और मिजोरम की एक है जो पाला आर्द्र भूमि है और मध्य प्रदेश से अपनी साख्य सागर है। ओके, गॉट इट। अगला है संसद सदस्यों का निलंबन निम्न में किसके द्वारा किया जा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री महोदय या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा अपना लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति। अगर संसद सदस्यों का निलंबन है तो निलंबन के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर लोकसभा में निलंबन करता है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में करता है राज्यसभा का सभापति। अभी इस वजह से चर्चा मेरा दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति ने बहुत सारे ऐसे सदस्य थे उनको निलंबित कर दिया था। इसकी वजह जानते क्यों, हाल ही में राज्यसभा के 19 सदस्यों को सदन की कार्यवाही बाधित करने के कारण 1 सप्ताह तक निलंबित किया गया था। राज्यसभा के सभापति को प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के तहत राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार है। यही अपना सवाल है, और क्या है, सभापति सदन के किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उसकी राय में नियम विरुद्ध है सदन से तुरंत हटाने के लिए निर्देशित करने का अधिकार रखता है।
कोर उद्योग सूचकांक अभी आया है, तो इसमें गिरावट आई है। ये जो नए आंकड़े आए हैं उसमें ये बोला है कि जो 8 कोर उद्योग है उनमें गिरावट आई है। तो कौन कौन से 8 कोर उद्योग सूचकांक में निम्न में किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? कोयला, विद्युत, उर्वरक या इस्पात? तो इसमें विद्युत उत्पादन। अब ये 8 कौन, ये घटता बढ़ता रहता है, जरूरी नहीं यही रहे, पर मेरा मकसद ये बताना है आपको 8 प्रमुख कोर क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली। ये ऐसे अपनी जो इंडस्ट्री है, जो अर्थव्यवस्था है अपनी, उसके ऐसे कोर क्षेत्र है जो जिस पे पूरी अपनी अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है। कौन कौन से? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली। तो ये याद रखना दोस्तों, इस वजह से कि अभी जो RS का फिलहाल जो मेंस हुआ था उसमें सिंपल यही सवाल आया था कि 8 कोर उद्योग कौन से हैं, उनके नाम लिखो, और 2 मार्क्स का सवाल था। अगर 8 के 8 आपको आ रहे हैं तो आपका नंबर मिल जाएंगे 2 में से 2। ओके। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान निम्न में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण या चिकित्सा मंत्रालय? तो ये होगा दोस्तों अपना पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय ने अभी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया है। जो भारत के जितने भी सागर तट हैं उनको वहाँ क्या है, प्लास्टिक फेंक दी, किसी भी तरीके से अगर हम पोल्यूशन कर रहे हैं तो उससे जो समुद्री जो भी जीव जंतु हैं या समुद्र में रहने वाले जो भी पेड़ पौधे जो भी चीज़ें हैं वो सब बहुत उनका नुकसान हो रहा है। तो क्लियर लोगों में जागरूकता लाओ कि भैया वहाँ ऐसा काम आप मत करो। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया है। देश भर में जो अपने 75 समुद्र तट है को 75 दिनों में साफ करने के लिए तटीय सफाई अभियान है ये, और कुछ नहीं। 75 अपने समुद्र तट है, उसमें ये बोल दिया कि 75 दिन के अंदर अंदर सफाई करो आप। दुनिया में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से लोगों के बीच बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे प्लास्टिक का उपयोग समुद्री जीवन को नष्ट कर रहा है। लोगों को ये बताना है कि ऐसे आप मत करो, अपना जो भी थोड़ा बिहेवियर है उसको चेंज करो। इस अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने और समुद्र तट की सफाई गतिविधि में स्वैच्छिक भागीदारी हेतु आम लोगों को पंजीकरण करने हेतु एक मोबाइल ऐप भी है, इको मित्रम, इसको लॉन्च किया गया है। तो कई बार सवाल ये भी आ सकता है कि ये जो इको मित्रम लॉन्च है इसका क्या उद्देश्य, क्यों है? तो अपना जो समुद्र तट के क्षेत्र है उसमें स्वच्छता ला सके, हम समुद्री जीवन है उसको हम और ज़्यादा बेहतर कर सके, इसके लिए लोगों में जो बिहेवियर चेंज है उसको बढ़ावा देने के लिए एक रजिस्ट्रेशन ऐप है, ताकि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करो, स्वैच्छिक सेवा दो और जाकर जब ये सुरक्षित सागर अभियान चल रहा है उसमें हिस्सेदारी लो। ठीक है। अगला सवाल, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कौन सी कृषि संगणना का शुभारंभ किया है? सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि कृषि संगणना कौन करता है। तो ये करता है दोस्तों केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। ओके। फिलहाल कौन सी है, 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो ये हो रही है अपनी 11वीं हो रही है कृषि गणना। कृषि संगणना क्या होती है? ये भी प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, याद रखना 5 साल में होती है। यह संगणना संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि एवं खाद्य संगठन जो FAO है, कृषि एवं खाद्य संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक वैश्विक कृषि संगठन कार्यक्रम के तहत की जाती है। 11वीं गणना में पहली बार टेबलेट पर डाटा संग्रहण किया जाएगा, यानी मोबाइल ऐप के थ्रू ये गणना होगी। इसके अंतर्गत कृषि गणना का क्या मतलब, जैसे हम पशु गणना करते हैं, जैसे हम जनगणना करते हैं, वैसे ही अपना जो कृषि मंत्रालय है वो कृषि गणना करता है। इसके थ्रू ये देखी जाती है कि भारत में वर्तमान में कितनी भूजोत है ना, उनकी प्रकृति क्या है, उनका वर्गीकरण किस तरह से हो रहा है, भूमि उपयोग के आंकड़े, कितनी भूमि है वो बंजर है, कितनी भूमि है जो कृषि के लिए यूज हो रही है, कितनी भूमि है जो वन के लिए यूज हो रही है। तो वो सब डेटा है वो एकत्रित किया जाता है। कितनी काश्तकारी है, वर्तमान में फसल का पैटर्न क्या है, लोग गेहूं ज़्यादा है या कपास ज़्यादा है, किस तरीके का पैटर्न अपना रही है, भारत में कितनी है जो सीमांत किसान है उनका प्रतिशत कितना है, लघु किसान है उनका प्रतिशत कितना है,
वृद्ध किसान कितने हैं, है ना। तो वृद्ध जोत, लघु जोत, इनके थ्रू क्या करती है फिर सरकार, जो अपनी आगे की जो भी पॉलिसी है उसका निर्धारण करती है। अब ये आंकड़े हमारे पास नहीं होंगे कि भारत में इतने प्रतिशत सीमांत किसान है, इतने लघु किसान है, तो सरकार अपनी पॉलिसी कैसे बनाएगी। तो हर 5 साल में ये चेंज होता रहता है, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निरंतर चेंज होते रहते हैं। तो इन चेंज के आंकड़ों को हर 5 साल में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इकट्ठा करता है। फिलहाल ये अपनी हो रही है 11वीं गणना, और ये जो कृषि खाद्य संगठन का वैश्विक कृषि संगठन कार्यक्रम है उसके तहत इस संगणना को आयोजित किया जाता है। ओके दोस्तों, अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त होती है। ऐसे एफडीआई समझ में ना आए तो लो ऐसे लिख देती हूँ, एफडीआई फॉरेन, जो अपना जितना भी प्रवाह होता है किसी भी देश से, 2 तरीके की होती है। एक तो होता है एफडीआई, एक तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक एफपीआई। जो एफडीआई आती है किसी भी देश से पैसा आना, कोई कंपनी आ गई, आप इस तरीके से समझो कि एफडीआई का मतलब कोई कंपनी आ गई, भारत में आ गई, यहाँ आके उसने क्या किया, एक अपना कोई भी कंपनी स्थापित कर ली, कोई भी स्ट्रक्चर बना लिया। अब उसमें अपने ही जो लोग हैं उनको रोजगार देगी। कोई भी बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी मान लो, यही अपना पूरा सेटअप स्थापित करेगी, अपने लोगों को वो रोजगार देगी, उनका जो भी सामान होगा वो यहीं इन्वेस्ट करेगी। तो इससे क्या है, भारत की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। तो वो होता है अपना एफडीआई। वो किस देश से प्राप्त होता है, सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका या रसिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंगापुर। यहाँ आ सकता है, सीधा सिंपल सा सवाल है कि भारत में सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो भारत को प्राप्त होती है सिंगापुर से। याद रखना, भारत में एफडीआई करने वाले देशों में प्रथम स्थान पे तो आता है दोस्तों सिंगापुर। ये घटता बढ़ता भी रहता है, पर फिलहाल की आज की डेट में है सिंगापुर, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, और फिर है अपना मॉरिशस। ओके, पहले मॉरिशस था, अब संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड नंबर पर आ गया, पर प्रथम स्थान पे अभी भी सिंगापुर है। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य कौन से, कहाँ आता है एफडीआई, तो जहां दिखेगा वही कंपनी आएगी भैया, कर्नाटक में या दूसरा महाराष्ट्र और दूसरा अपना दिल्ली। तो कर्नाटक में सर्वाधिक एफडीआई आती है, फिर महाराष्ट्र में आती है, फिर दिल्ली में आती है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले वित्त वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त की थी। पिछली जो क्लास हुई थी, वीडियो हुई थी, हमने वो देखा भी था कि सर्वाधिक जो एफडीआई प्राप्त की थी वो किस देश से। हर वित्त वर्ष होता है, तो वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वाधिक आई थी, पर इतनी नहीं आई कि वो सिंगापुर को पीछे छोड़ सके। तो भारत में सर्वाधिक एफडीआई अभी भी किससे प्राप्त हो रही है, सिंगापुर से। अब आते हैं बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, अभी चर्चा करके आए थे हम। तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक निम्न में किसके द्वारा जीता गया, मीराबाई चानू, संकेत सरगर, गुरुराजा पुजारी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों संकेत सरगर। सबको पता होगा कि बर्मिंघम जो राष्ट्रमंडल खेल है उसकी पूरी चर्चा हमने की थी, उसमें पहला पदक जीता है संकेत सरगर ने, और कौन सा, ये रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीत पाई है संकेत सरगर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने कितने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अब ये सबको पता है, न्यूज में भी आ रहा है कि मीराबाई चानू है वो स्वर्ण पदक जीत गई, ठीक है, भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक विजेता होगी। पर सवाल आएगा आपका, वो ये नहीं आएगा, वो आएगा कितने भार वर्ग में आए। तो वो भार वर्ग 49 kg, 50 kg, 51 या 52। तो इसका राइट आंसर है 49 kg में, 49 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में जीता था मीराबाई ने रजत पदक। इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू ने महिलाओं की जो भारोत्तोलन प्रतियोगिता है उसके 49 किलो भार वर्ग में रिकॉर्ड के साथ राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इन खेलों में यानी राष्ट्रमंडल में चानू का ये कंटिन्यू तीसरा पदक है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, इसका भार वर्ग पर मीराबाई चानू की जो भी उपलब्धियां है ना, ये तो मैं तो करवा रही हूँ आपको प्रीलिम्स के सवाल, तो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती, फिर भी मैंने ट्राई किया है कि मैं यहाँ लिख दूँ। अब आप मीराबाई चानू की एक अच्छी सी टिप्पणी कमेंट तैयार करो अपना, ठीक है,
अच्छे से तैयार करो अपनी नोटबुक में, क्योंकि अभी राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं। तो वही बात जो अपना मेंस का 3rd पेपर है उसमें यूनिट है, उसमें खाली यही आएगा आपका, ये लिखा होगा, ये देख लो, आप ऐसे सोच लो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 मीराबाई चानू। अब इसको लिखना है आपको, तो आपके पास पूरा डेटा होगा जब तो आप लिख पाओगे ना। आपको पता होना चाहिए कि चानू टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता है ना, और अभी जो हुआ था बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल उसमें 49 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता और भारत की प्रसिद्ध बोरोतोलन खिलाड़ी। ये सब डेटा आपके पास होना चाहिए, तो आप कोमा लगा के लिखोगे जब भी आपके 2 में से 2 मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, तो आप और इस पे सर्च कर लेना। अभी मैं ये करना नहीं चाह रही थी क्योंकि फिर आपके प्रीलिम्स में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बर्मिंघम जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। कौन से भार वर्ग में? तो 49 केजी में। पर लास्ट वाला जो हुआ था ना राष्ट्रमंडल खेल 2018 वाला, उसमें 48 केजी था। पर फिलहाल अपन को याद रखना है 49 केजी। ओके, अब अगला सवाल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की महिला हॉकी अकादमी निम्न में से कहाँ है? भरतपुर महिला लड़कियों की हॉकी अकादमी है, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर या जयपुर। तो इसका राइट आंसर है अजमेर। महिला हॉकी अकादमी कहाँ है? अब सवाल क्यों बनेगा? सवाल बनेगा, कोई भी पेपर होगा उसमें ये सवाल बनेगा। ऐसे तो अकादमी बहुत सारी चल रही है, लगभग 13 अकादमी है जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसके द्वारा संचालित है। पर ये जो महिला अकादमी है ये क्यों पूछेंगे? ये इस वजह से पूछेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो अकादमी थी अपनी महिला हॉकी अकादमी जो अजमेर वाली है वो वापस अभी स्टार्ट हुई है, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए और कोरोना के चक्कर में ये पिछले 2 साल से ये अकादमी पूरी तरह से बंद थी। 2 साल से बंद थी महिला हॉकी अकादमी, इसकी पुनः शुरुआत इसकी की गई है। ये आपके पेपर में आ सकता है। अगला सवाल, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में जेरेमी लालरिनुंगा ने स्वर्ण पदक जीता, ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो ये है मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारोत्तोलन से है, ये पुरुष वर्ग में भारोत्तोलन के खिलाड़ी है, वेट लिफ्टर, जिसमें जेरेमी लालरिनुंगा है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ के खिलाड़ी है ये भी सवाल आ सकता है, तो आप याद रखना मिजोरम के। नाम भी आए ना यहाँ प्रीलिम्स में, तो वही मेंस वाली बात, ये नाम दे देंगे जेरेमी और आपको पता होना चाहिए, तो वहाँ आप लिख देंगे भारत के मिजोरम से संबंधित प्रसिद्ध भारोत्तोलन खिलाड़ी। तो थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा उस चीज़ में, तो आपका आंसर अलग दिखेगा। जेरेमी ने पुरुषों के 67 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इनका भार वर्ग क्या है? 67 केजी। जैसे अभी मीराबाई का हम देखे हैं, वैसे इनका भी याद रखना। और गोल्ड जीता है ये सबको पता है, भारोत्तोलन खिलाड़ी सबको पता है, कहाँ के? मिजोरम के। इनके बाद और भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ये क्लास जब तक प्रिपेयर हुई जब तक ये मेडल थे, तो मैंने जब तक इसको तैयार कर लिया था। हर एक आपको सवाल के थ्रू गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल या कांस्य पदक या भारत ने टोटल कितने पदक जीते, टोटल राष्ट्रमंडल खेल हर वीक टू वीक हम क्या है इसको जब तक ये चलेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो पहल अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप देख सकते हो, कंटिन्यू आपको अपडेट मिलती रहेगी वहाँ पर कि कितने गोल्ड मेडल है, क्या चीज़ है, कहाँ कौन से जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, वो हम पेपर में देखते हैं। आज हमारे दिमाग में रह जाएगी, पर वो जो लिस्ट है वो हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, किस देश के साथ किया जा रहा है? भारत का अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओमान। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास ओमान के साथ हो रहा है। भारत ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह कहाँ हो रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, और ये कहाँ पर है भाई दोस्तों? बीकानेर में। ये भी याद रखना है, ये भी सवाल आ सकता है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वो निम्न में कहाँ है? तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या कुछ और जगह। देखिए आपको इतना परेशान करेगा पर हमको होना नहीं है ना भाई, हम याद रखेंगे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारत और ओमान के बीच हो रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका नाम है अल नजाह। ओके, चलो थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही, हमने देख ली जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे सब हमने देख लिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ। ठीक है, जब तक आप इस क्लास को अच्छे से देखिए और इसकी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, और अपने दोस्तों जो भी हैं उनमें इस क्लास को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।